भारतीय विरासत और संस्कृति। भारतीय सभ्यता संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और इसका महत्व। भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही है, किंतु भारत की संस्कृति व सभ्यता आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। संस्कृति शब्द का अर्थ। संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति या समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। अतः संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट आदि। आज के समय में सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे का पर्याय समझा जाने लगा है, जिसके फलस्वरूप संस्कृति के संदर्भ में अनेक भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। लेकिन वास्तव में संस्कृति और सभ्यता अलग अलग होती है। सभ्यता का संबंध हमारे बाहरी जीवन के ढंग से होता है, यथा खान पान, रहन सहन, बोलचाल आदि, जबकि संस्कृति का संबंध हमारी सोच, चिंतन और विचारधारा से होता है। संस्कृति का क्षेत्र सभ्यता से कहीं अधिक व्यापक और गहन होता है। सभ्यता का अनुकरण किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति का अनुकरण नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त अंतर से स्पष्ट है कि दोनों के क्रियाकलाप अलग अलग हैं और दोनों परस्पर जुड़े हुए भी हैं। सभ्यता में मनुष्य के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी व दृश्य कला रूपों का प्रदर्शन होता है जो जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि संस्कृति में कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य और मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां सम्मिलित हैं। अतः यही कहा जा सकता है कि सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं तथा संस्कृति वह है जो हम हैं। भारतीय संस्कृति का प्राचीन स्वरूप। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों के समान ही प्राचीन है। कई भारतीय विद्वान तो भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक व्यवस्थित रूप हमें सर्वप्रथम वैदिक युग में प्राप्त होता है। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति अत्यंत उदात्त, समन्वयवादी, सशक्त एवं जीवंत रही है, जिसमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। भारतीय विचारक आदिकाल से ही संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानते रहे हैं। इसका कारण उनका उदार दृष्टिकोण है। हमारे विचारकों की उदारचरिता न तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में गहरी आस्था रही है। वह वस्तुतः शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृति की कसौटी है। इस कसौटी पर भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से उतरती है। प्राचीन भारत में शारीरिक विकास के लिए व्यायाम, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा शरीर को पुष्ट किया जाता था। लोग दीर्घजीवी होते थे। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। प्राचीन भारत के धर्म, दर्शन, शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। मानव संस्कृति। ये संस्कृति ऐसे सिद्धांतों पर आश्रित है जो प्राचीन होते हुए भी नए हैं। ये सिद्धांत किसी देश या जाति के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थ में मानव संस्कृति कहा जा सकता है। मानवता के सिद्धांतों पर स्थित होने के कारण ही तमाम आघातों के बावजूद भी यह संस्कृति अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकी है। यूनानी, पार्शियन, शक आदि विदेशी जातियों के हमले, मुगलों और अंग्रेजी साम्राज्यों के आघातों के बीच भी यह संस्कृति नष्ट नहीं हुई, अपितु प्राणशीलता के अपने स्वभावगत गुण के कारण और अधिक पुष्ट एवं समृद्ध हुई। भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और महत्व। भारतीय संस्कृति का नूतन आयाम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव के साथ प्रारंभ हुआ। इस काल में सभ्यता ने संस्कृति को दबाने की चेष्टा की, अतः संस्कृति का यथार्थ स्वरूप उभर नहीं सका। इस युग में सामाजिक आचार विचार पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। संयुक्त कुटुंब प्रथा के स्थान पर परिवारों का पृथक्करण होने लगा। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने धर्म को पीछे धकेल दिया। विज्ञान ने ज्ञान के अपेक्षित स्वरूप की अपेक्षा कर दी। भौतिकवाद उभर कर सामने आया और भारतीयों का सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपने मूल लक्ष्य से भटक गया। आधुनिकतावाद की अवधारणा का समाज में आना आसान हो गया। वैश्वीकरण और आधुनिकरण के मध्य में गहरा संबंध है। जब भारतीय संस्कृति का स्वरूप आधुनिक हो गया, तब निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन भी दिखाई देने लगे। बुद्धिवाद, विवेकीकरण और उपयोगितावाद आदि दर्शन का उदय संस्कृति का नया स्वरूप बन गया, जिसमें प्रगति की आकांक्षा, विकास की आशा और परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालने का गुण होता है। आधुनिकता की जड़ें यूरोपीय पुनर्जागरण से जुड़ी हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण में नए नए अन्वेषण और आविष्कार हुए। धर्म और दर्शन का नया संस्करण सामने आया। कला और विज्ञान के नवीन साधना का श्री गणेश हुआ। राजनीतिक तथा समाज व्यवस्था में मौलिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। अतः इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी यूरोप एवं एशिया, भारत में एक नवीन चेतना का संचार हुआ। प्रौद्योगिकी विकास, विवेकीकरण, एक तरमना आदि द्वारा सभी क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन हुए, जिसके परिणामस्वरूप समाज की एक विशिष्ट स्थिति को प्रदर्शित करने वाली अवधारणा बनी। महिला को उचित स्थान मिला, अर्थात बदली हुई संस्कृति में महिलाओं के प्रति सोच बदली। अब उसे सशक्तिकरण की ओर ले जाने के प्रयास किए जाने लगे। कई आंदोलन व चर्चाओं का सहारा लिया गया। इस प्रकार सांस्कृतिक, मानववादी व व्यक्तिवादी स्वरूप देखने को मिला। मानव के विकासशील एवं सृजनात्मक स्वभाव पर बल देते हुए धर्म एवं तर्क, विज्ञान एवं धर्म का ही नहीं, वर्ण एवं प्राच्य एवं पाश्चात्य विचारधाराओं के समन्वय का प्रयास किया गया। संस्कृति के नए स्वरूप में गांवों की संस्कृति को छोड़कर शहरीकरण देखा गया। इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। शहरीकरण से पलायन भी देखा गया। इस प्रकार लोग पुरानी संस्कृति को छोड़कर आधुनिक संस्कृति को अपनाने लगे। निष्कर्ष। अतः ये स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि भारत में कभी भी एक ही संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं रही और न ही शायद किसी भी बड़े प्रदेश में कभी एक ही संस्कृति रही है। इस देश में आध्यात्मिक संस्कृति की प्रमुखता रही है, अतः संस्कृति में बदलाव निरंतर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। उन्होंने पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिया था। चूंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था,
इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड। सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच गंभीर मतभेद हैं। विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में विभक्त किया है। ये है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति अथवा प्राक हड़प्पा संस्कृति 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, हड़प्पा सभ्यता अथवा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति अथवा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। यह उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में सुतका गेंदोर पाकिस्तान तक फैली हुई थी। ये सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में भी विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल। हड़प्पा। ये स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी। इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एज का नाम दिया है। हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई तमाम संरचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। इस अन्नागार में 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित पाए गए हैं। हड़प्पा से हमें एक पीतल की ईंट गाड़ी मिली है। इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृण मूर्ति भी मिली है। समूची हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे अधिक अभिलेखयुक्त मोहरें यहीं से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये वर्तमान पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। ये स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में श्री राखाल दास बैनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। इस स्थल से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक अभिलेखयुक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल हैं कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी इत्यादि। चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था। इस स्थल से विभिन्न प्रकार के मनके, उपकरण, मोहरें इत्यादि प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चन्हूदड़ो में मनके निर्माण का कार्य होता था। इसलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। चन्हूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें विप्रकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा नामक स्थल से हमें जुते हुए खेत, एक साथ 2 फसलों की बुवाई, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से बेलनाकर मोहरों, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये स्थल खंभात की खाड़ी के अत्यंत निकट स्थित है। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में श्री एस आर राव द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल लोथल में एक विशाल गोदीबाड़ा मिला है। लोथल से धान व बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। धौलावीरा। धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानहर व मानसर नदियों के पास स्थित है। धौलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था। धौलावीरा में हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। इनके अलावा अन्य स्थलों में राखीगढ़ी, संधोल, प्रोपर, कोटीजी इत्यादि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। सड़कें समकोण पर काटी थी और इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला होता था जिसे निचला नगर कहते थे। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति। ये समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय लोग थे। यहाँ से तलवार, ढाल, शिरस्त्राण, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति। ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हमें जुटे हुए खेत के साक्ष्य, एक साथ 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं।
हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन को क्रमशः 9:1 के अनुपात में मिलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे और संभवतः उन्हें तलवार के विषय में भी जानकारी नहीं थी। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में थे। सुमेरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलोहा के नाम से जाना जाता था। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से हमें फारस की मोहरें प्राप्त होती है तथा कालीबंदर से बेलनाकर मोहरें प्राप्त होती हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं। गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, पिगेट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था, लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस मत का खंडन किया जा चुका है और यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकीय असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधा सपाट को उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ होगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। ऐसे में जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ ली जाती, तब तक इसके अनसुलझे सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर देना जल्दबाजी होगी।